आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का। ये चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है और ये क्लास 12 का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। इस चैप्टर से आईआईटी जेईई में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एवरी ईयर रहते हैं। नीट में 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। सीईटी में लगभग 5 क्वेश्चन श्योरली रहते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का लगभग रेशियो रहता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक चैप्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सॉरी, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा डी ब्लॉक का ओवरव्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं मेनली 99% 99 नहीं बोलेंगे 90% केस के जो मेटल्स होते हैं वो डी ब्लॉक के यूज होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे डी ब्लॉक के 3D सीरीज के एलिमेंट के बारे में। उसका हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान में रखना है, इसके लिए हम बता रहे हैं। 3D सीरीज में सबसे पहला एलिमेंट होता है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, फिर कोबाल्ट के बाद निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिंक, इतने एलिमेंट होते हैं। देखिए इसका हमें क्या करना है, इसका हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इसका होता है 18Ar और 4s2 3d1। ठीक है, 4s2 3d1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। देखिए 18 यहाँ से और 4s2 से 20 2 इलेक्ट्रॉन और 3d1 से 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका टोटल 21 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और यहाँ पर 30। इसके बाद इसका कितना हो जाएगा 4s2 3d2। इसके बाद वेनेडियम का 4s2 3d3, क्रोमियम का 4s2 और 3d4, या फिर इसको हम कर सकते हैं 4s1 3d5 करके। मैग्नीज का 4s2 3d5, आयरन का 4s2 3d6, कोबाल्ट का 4s2 3d7, निकिल का 4s2 3d8, कॉपर का 4s1 3d10, ये होता है। ठीक है, इसके बाद जिंक का क्या क्या हो जाएगा 4s2 3d10 हो जाएगा। है समझ में, ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। हर एक के साथ 18Ar भी इंक्लूड रहेगा, लेकिन इसको हम नहीं लिख रहे हैं। अगर इसी हिसाब से अगर 3D सीरीज का ये हो जाएगा, 4D सीरीज का अगर हम लेंगे, 4D सीरीज का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो भी ऐसा ही आएगा। फिर 5D का भी ऐसा ही आएगा, बस यहाँ पर 4 की जगह 5, 3 की जगह 4, इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि जो साल्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। साल्ट जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है आपका नॉर्मल साल्ट, जिसे जैसे कि NaCl, KCl, CaCl2 etc। ठीक है, इसके बाद आता है आपका डबल साल्ट। डबल साल्ट, डबल साल्ट जो है कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पोटास एलम K2SO4, जिसमें कि 2 ठो साल्ट एक ही मिले हों, K2SO4 Na2SO4 का होल ट्वाइस, सॉरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, ये हो जाएगा आपका डबल साल्ट। और तीसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट। तीसरा क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट।
जैसे कि K4FeCN6, ठीक है। ये इन तीनों साल्ट में डिफरेंस क्या है यहाँ पर हमको देखना है। तो देखिए ये जो दोनों साल्ट होते हैं ना, कौन सा, नॉर्मल और डबल साल्ट, इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, अर्थात कंप्लीट रूप से क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, कंप्लीट ब्रेक ये पूर्ण रूप से ब्रेक हो जाते हैं। और जब कंप्लीट रूप से ब्रेक हो जाते हैं तब ये क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है, लूज कर देता है। लूज देयर आइडेंटिटी, अर्थात यदि जब हम नॉर्मल साल्ट और डबल साल्ट को वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीट रूप से डिजॉल्व हो जाएगा और कंप्लीट रूप से ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि NaCl किस रूप में ब्रेक होगा, Na+Cl- K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O किस रूप में ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा K+ में, ये ब्रेक हो जाएगा SO4 पर 2- में, ये ब्रेक हो जाएगा Al पर 3+, ये ब्रेक हो जाएगा SO4 पर 2- और 24H2O एज इट इज रहेगा, ठीक है। इस केस में हमने क्या देखा कि जो दोनों साल्ट हैं ये कंप्लीट रूप से ब्रेक हो गए हैं, यानी कि यह जिस रूप में हमको इसको देखना चाहिए वो उस रूप में नहीं दिखेगा, अपनी पहचान खो दिया है, ठीक है। यह अपनी पहचान खो दिया है, बुरे संगत में आकर के इसको जिस रूप में होना चाहिए था वह उस रूप में नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अगर उसको गलत संगत लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह अपनी आइडेंटिटी खो देगा ना। उसके हाथों में हमेशा किताब होना चाहिए था, लेकिन अब उसके हाथों में किताब नहीं रहेगा, कोई और चीज़ रहेगा। वही हाल किसका हो जाता है, नॉर्मल साल्ट का और डबल साल्ट का, जब इसको वाटर के साथ डिजॉल्व किया जाता है तब। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं ना, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर दिखाते हैं। अगर इसको हम H2O के साथ डिजॉल्व करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो कंप्लीट रूप से ब्रेक नहीं होता है। कंप्लीट रूप से ब्रेक ना होने का कारण ये होता है कि यहाँ पर एक स्पेशल प्रकार का रिएक्शन होता है, और वो स्पेशल प्रकार का रिएक्शन होने का सबसे मेन वजह ये होता है कि इसमें एक मेटल होता है, जो कि मेटल के साथ लिगेंड यानी कि दूसरे स्पीसीज कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट बांड के कारण ही इसको नाम हम लोग क्या देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देते हैं। अगर इसको हम ब्रेक मतलब डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तब ये 4K+ और FeCN6 के ऊपर 4- ये चीज़ आपका बनता है। ये 4K+ तो अलग हो जाएगा, लेकिन ये आपका अलग ही नहीं होगा, जिस रूप में है उसी रूप में बना रहेगा। जो ये ब्रैकेट है, यह ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को हम अलग नहीं कर सकते। और यहाँ पर जब ये चीज़ देखा गया कि ऐसा हो रहा है, तब जनरेट हुआ क्या, जनरेट हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक नए केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उदय होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दो चीज़ें होती है, एक होता है मेटल, जो कि या तो आपका D ब्लॉक का होगा या फिर F ब्लॉक का होगा। रेयर केस में S और P ब्लॉक के भी पाए जाते हैं, ये रेयर केस में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका D ब्लॉक का एलिमेंट, D ब्लॉक का मेटल सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद एक होता है लिगेंड, जो कि क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टुवर्ड्स मेटल। मेटल को क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टुवर्ड्स मेटल, यह मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है।
जिसके कारण से इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। सोच के देखिए, मेटल जाना जाता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इलेक्ट्रॉन डोनर के कारण इसको दुनिया पहचानती है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा है कि मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। भाई थोड़ा सा अजीब नहीं हो गया? यहाँ पर क्या हो रहा है? मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। इसका कारण क्या है कि मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है? तो इसका कारण है कि मेटल के पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, और यह वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण से इसके पास कैपेसिटी होती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपने वैकेंट ऑर्बिटल में रख लेगा, अपने वैकेंट ऑर्बिटल में उस इलेक्ट्रॉन को रख लेगा। आया समझ में? किस में होता है? ये आपका होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, जैसे कि एक हम मेटल लेते हैं आयरन, सिंपल तौर पर 26Fe। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 18Ar 4s2 3d6। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है ना। 5 इलेक्ट्रॉन को हम भर देंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 को हमने भर दिया। 4s2 3d6। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है? 4p और 4d ऑर्बिटल भाइयों वैकेंट है ना, और इसी वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को भरेगा। ठीक है, इसी वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को ये भरेगा। जरूर नहीं सिर्फ इसमें भरेगा, इस ये जो है कि 3D वाले वैकेंट ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉनों को भर सकता है। वो कंडीशन अलग होगी कि इलेक्ट्रॉन इसमें भी भरे जाएंगे। आया समझ में? तो इस प्रकार से इसमें होता है। इसके लिए एक साइंटिस्ट हुए हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को बताने के लिए, उनका नाम है वर्नर। और जो उन्होंने थ्योरी दिया था उसको हम लोग कहते हैं वर्नर थ्योरी। ठीक है, इन्होंने एक वर्नर थ्योरी दिया था जिसको कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उन्होंने सबसे पहले बताया कि मेटल के पास 2 प्रकार की वैलेंसी होती है। मेटल हैव 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। मेटल हैव 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। एक हम बताएंगे, एक आप बता दीजिएगा। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा हो जाएगा क्या? सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, अब दूसरा नियम ये बताया उन्होंने कि जो प्राइमरी वैलेंसी होगा, जिसको पीवी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो मेटल के, प्राइमरी वैलेंसी मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करेगा, बैलेंस करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करेगा। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा वो मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को बैलेंस करेगा। आया समझ में? प्राइमरी वैलेंसी मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करेगा, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को बैलेंस करेगा। ओके, ये चीज़ किसने बताया था? वर्नर्स ने बताया था। और इसी चीज़ के लिए इनको क्या किया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था। फर्स्ट साइंटिस्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जिनको कि क्या किया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, देखिए अब इसको हम कैसे जाने कौन सा प्राइमरी वैलेंसी होगा, कौन सा सेकेंडरी वैलेंसी होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं।
जो उन्होंने एग्जाम्पल लिया था हम उसी को लेकर के दिखाते हैं, हम कुछ ज़्यादा नहीं लेंगे, जो लोग करके गए हैं उसी को बस हम बता रहे हैं। देखिए उन्होंने 4 प्रकार के कंपाउंड लिए, CO, Cl3, 6NH3, CO, Cl3, 5NH3, CO, Cl3, 4NH3, CO, Cl3, 3NH3, 4 ठो कंपाउंड लिए और इन सभी कंपाउंड पर एक्सिस में AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दिया। कैसे? एक्सिस का मतलब अधिक मात्रा में AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दिए, AgNO3 एक्सिस, AgNO3 एक्सिस, ठीक है। जब इसका रिएक्शन कराया गया तो एक बहुत ही स्पेशल चीज प्राप्त किया गया, और वो स्पेशल चीज क्या चीज था? जब इस पर रिएक्शन कराया गया AgNO3 का तो क्या प्राप्त हुआ? इस पर प्राप्त हो गया था AgCl के 3 मॉलिक्यूल व्हाइट पीपीटी के रूप में ऑब्टेन हुए, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल आपके 3 मॉलिक्यूल मीन्स 3 मोल आपके AgCl के प्राप्त हो गए व्हाइट पीपीटी के रूप में। जब इसके ऊपर रिएक्शन कराया गया तो क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ 2 मोल आपके AgCl के प्राप्त हुए, और जब इसके ऊपर रिएक्शन हुआ तो सिर्फ 1 मोल AgCl के व्हाइट पीपीटी प्राप्त हो गए, और जब इस पर रिएक्शन हुआ तो क्या देखा गया कि इस पर सिर्फ AgCl मतलब कि AgCl इस पर प्राप्त ही नहीं हुआ, ठीक है। नो पीपीटी ऑब्टेन, इसमें कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं प्राप्त हुआ। पीपीटी मतलब होता है प्रेसिपिटेट, जैसे कि पानी में आप मिट्टी को डिजॉल्व करो, थोड़ी देर के बाद देखोगे कि मिट्टी क्या होगा, पानी में जिस बर्तन में रहेगा उस बर्तन के तली में जाके बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार से जब AgNO3 का इसके साथ रिएक्शन होगा तो AgCl का व्हाइट पीपीटी जिस टेस्ट ट्यूब में कराएंगे उस टेस्ट ट्यूब के तली में आकर के जमा हो जाएगा। आया समझ में? तो इसको उन्होंने देखा, इसको देखने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष ये निकाला कि इस केस में जो पहला वाला केस है, दूसरा वाला केस है, तीसरा वाला केस है, चौथा वाला केस है, इस केस में आपका Cl3 क्या है? तीनों Cl क्या है? तीनों Cl फ्री स्टेट में है। आया समझ में? इस केस में क्या है कि सिर्फ 2 ठो Cl फ्री स्टेट में है, और इस केस में क्या है कि सिर्फ 1 Cl फ्री स्टेट में है, और इस केस में कोई भी Cl आपका फ्री स्टेट में नहीं है। और जब फ्री स्टेट में नहीं है तो उस आधार पर इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में विचार बनाया, और विचार ये बनाया कि जो पहला वाला कंपाउंड है वह किस रूप में रहा होगा? वो रहा होगा कि कोबाल्ट के साथ ये 6 अमोनिया आपके कोऑर्डिनेट बांड बनाए होंगे, और क्लोरीन जो है कि इसमें क्या होगा? क्लोरीन इसमें कहीं बाहर प्राप्त होगा, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा, हाँ, यहाँ पर 3 Cl माइनस इस रूप में रहा होगा। जब अब इस पर अगर हम AgNO3 का एक्सिस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये तीनों Cl क्या हो जाएगा? इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। यानी कि इससे एक चीज और निष्कर्ष निकला कि जो चीज हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, लेकिन अभी हमने बताया नहीं इसलिए ब्रैकेट बोल रहे हैं। जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वह अलग नहीं हो सकता है, और जब वो अलग नहीं हो सकता है मतलब कि इस मेटल के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड है। इस मेटल के साथ क्या है? स्ट्रांगली बॉन्डेड है, और जब इस मेटल के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो इसको अलग करना क्या है? बहुत ही संघर्षपूर्ण काम होगा, आसानी से अलग नहीं होगा। ये चीज देखे, कौन देखा? ये चीज को वर्नर ने देखा। क्यों देखा? क्योंकि यहाँ पर 3 ठो AgCl प्राप्त हो गए, यानी कि 3 ठो क्लोरीन बाहर होगा तभी तो 3 AgCl मिलेगा। वही कंडीशन इसमें भी उन्होंने देखा। इसमें क्या उन्होंने देखा कि यहाँ पर 2 AgCl प्राप्त हो गए, यानी कि 1 ठो AgCl इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा तभी 1 ठो AgCl प्राप्त होगा, यानी कि CONH3 का
होल 5 और एक Cl अंदर होगा, 2 Cl बाहर रहा होगा। तब इस पर अगर हम एक्सिस में AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें सिर्फ 2 AgCl के मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। ये चीज़ उन्होंने देखा। और देखिए जब 2 AgCl प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CONH3 का होल 6 और फिर 3+ और NO3 के 3NO3 माइनस इस रूप में रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी CONH3 का होल 5 Cl और यहाँ पर 2+ और 2 NO3 माइनस, ये इस रूप में रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब अगला देखा CONH3 का होल 4 Cl2 और एक Cl माइनस बाहर रहेगा। जब इसके ऊपर एक्सिस में AgNO3 के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या प्राप्त किया गया कि एक ठो AgCl प्राप्त होता है, एक AgCl प्राप्त होता है। इसके साथ यानी कि स्पष्ट है कि दो क्लोरीन क्या होगा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। CONH3 का होल 4 और Cl2 एक प्लस चार्ज प्लस एक ठो NO3 माइनस यहाँ रहेगा। नेक्स्ट केस में नेक्स्ट केस मतलब चौथा वाला क्या रहा होगा, CONH3 का होल 3 Cl3, इसके ऊपर रिएक्शन होगा किसका, AgNO3 का। तो ये क्या बन जाएगा, नो PPT, कोई भी PPT हमें प्राप्त नहीं हुई। तब सिर्फ जो यहाँ पर है वह एज इट इज प्राप्त हो जाएगा। CONH3 का होल 4 और होल 3 और Cl3, ये चीज़ आपको प्राप्त हो गया। इससे एक चीज़ और स्पष्ट है, वो क्या स्पष्ट है, अभी इसको हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या स्पष्ट है। इससे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। अब इसके आधार पर उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक चीज़ बताया, वो ये था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल होगा, मेटल के साथ n लिगेंड जुड़े होंगे। n का मतलब 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएंगे। और या तो प्लस चार्ज वाला स्पीसीज अगर होगा तो यहाँ होगा, और जब यहाँ प्लस होगा तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या होगा, माइनस होगा। या फिर एक मेटल होगा, मेटल के साथ लिगेंड होंगे जो कि n होंगे, और यहाँ पर आपका होगा क्या, x माइनस होगा, और जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। ध्यान से देखिए, जिस प्रकार से हम जनरली क्या करते हैं, कोई भी ये इक्वेशन लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं तो प्लस चार्ज वाले को पहले, माइनस चार्ज वाले को बाद में, उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी प्लस चार्ज वाले को पहले और इस माइनस चार्ज वाले को बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार से प्लस चार्ज वाले को पहले और माइनस चार्ज वाले को बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ है उसके बारे में देखते हैं। ये आपका क्या करता है, ये आपका प्राइमरी वैलेंसी है, और जब ये प्राइमरी वैलेंसी है तो क्या करेगा, बैलेंस करेगा किसको, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेगा। ठीक है, ये मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। ये आपका होता है सेंट्रल, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, ये बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टुवर्ड्स मेटल, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टुवर्ड्स मेटल। ठीक है, डोनेटेड टुवर्ड्स मेटल, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। यहाँ पर n क्या चीज़ बताता है, ये n बताता है आपका नंबर ऑफ लिगेंड के बारे में, नंबर ऑफ लिगेंड के बारे में बताता है। और ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। आया समझ में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे।
और ये चार्ज किसके कारण आया है, ये चार्ज आया है इसके कारण से। तब सेम इसमें भी वही चीज होगा, ठीक है। इस M को सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन बोलेंगे, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, इसको लिगेंड बोलेंगे, और इसको नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंडों की संख्या बताएगा। यहाँ पर चार्ज यही ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करेगा, है समझ में, ये चीज होता है। अब जितने नंबर ऑफ लिगेंड होंगे उसी के हिसाब से ज्योमेट्री होगा, जितने n की वैल्यू होगा वही उसी के हिसाब से क्या होगा, जियोमेट्री आपका होगा, ठीक है। तब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यदि आपका लिगेंड 2 होगा तब आपका लीनियर ज्योमेट्री होगा, यदि लिगेंड आपका 3 होगा तो ये आपका ट्रेंगुलर या फिर बेंट ज्योमेट्री होगा, यदि आपका लिगेंड 4 होगा तब आपका ये स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, ठीक है। यदि लिगेंड आपका 5 होगा तब इस केस में आपका या तो फिर स्क्वायर पिरामिडल होगा या फिर आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा या फिर आपका पेंटागोनल होगा, ये तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। और यदि लिगेंड की संख्या 6 होगी तब ये आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, ठीक है। ये चीज इससे क्लियर होता है, आया समझ में। तब आप हमें ये बताइए, अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि लिगेंड जो होंगे, लिगेंड आपका मोर देन वन टाइप हो सकते हैं, मोर देन वन टाइप होगा, एक से अधिक प्रकार का लिगेंड हो सकता है, आया समझ में। तब जैसे कि इसमें आप सभी लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसमें क्या है, लिगेंड 2 प्रकार के हैं, एक अमोनिया है एक क्लोरीन है, इसमें अभी आपके 2 प्रकार के, इसमें भी आपके 2 प्रकार के, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके हिसाब से हम बताते हैं कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, और फिर उसके हिसाब से हम इसको कोऑर्डिनेशन नंबर को भी बताएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टुवर्ड्स मेटल, इस देखो इसको नंबर ऑफ लिगेंड भी कहते हैं, और एक चीज और बता सकते हैं, यही क्या करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को भी बताता है। हमने बताया था सेकेंडरी वैलेंसी, तो यही सेकेंडरी वैलेंसी है, ये प्राइमरी वैलेंसी है, तो नंबर ऑफ लिगेंड क्या कहलाता है, सेकेंडरी वैलेंसी कहलाता है, जो कि क्या करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को बैलेंस करता है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो उसके आगे नंबर क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि देखो हम एक तो लेते हैं पहला वाला CONH3 का होल 6 और फिर 3Cl माइनस है। इस केस में हमको हर एक चीज बताना है। इस केस में आपका सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम आपका कोबाल्ट है। लिगेंड क्या है, लिगेंड आपका अमोनिया है, ठीक है। और इस केस में आपका प्राइमरी वैलेंसी किसके द्वारा बैलेंस किया जा रहा है, तो प्राइमरी वैलेंसी आपके इस केस में 3 है, जो कि क्लोरीन के द्वारा बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी इस केस में कितनी है, तो सेकेंडरी वैलेंसी इस केस में 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो वो भी 6 है, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें हो गई तब इसकी हम लोग ज्योमेट्री देखते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, कोबाल्ट, फिर ऑक्टाहेड्रल बनाना है ना, तो अमोनिया 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 और यहाँ पर अमोनिया, ये अमोनिया और ये आपका अमोनिया। इस केस में इसको एमिनो बोलते हैं, तो वो बात अलग है। अब यहाँ पर 3 प्लस होगा और यहाँ पर 3Cl माइनस हो जाएगा। इस रूप में इसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर क्लियर लाइन, सभी क्लियर लाइन किसको बताता है, सेकेंडरी वैलेंसी को, ठीक है। इसमें यही तीनों Cl क्या हो रहा था, बाहर निकल रहा था। अब हम दूसरे वाले को देखते हैं। जब दूसरे वाले को देखेंगे तो क्या देखेंगे, कोबाल्ट है, फिर एक ठो क्लोरीन को अंदर कर देंगे, बाकी 5 ठो एमिनो को, 5 अमोनिया को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर Cl कर देते हैं, यहाँ पर NH3 और यहाँ पर भी NH3। ये Cl जो है कि क्या कर रहा है,
एक तो Cl अंदर है और 2 Cl माइनस बाहर है। अगर इस केस में देखिए, सिंपल भाषा में प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट? तो सेंट्रल मेटल एटम का, CMA का ऑक्सीडेशन स्टेट। इस केस में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? तो इस केस में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए अभी हम निकालना बता दे रहे हैं। कोबाल्ट का निकालना है तो कोबाल्ट को X मानेंगे, प्लस अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0 हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल है, तो 6 इंटू में 0 और इज इक्वल टू यहाँ पर 3 प्लस चार्ज है, जो यहाँ पर चार्ज होता है वही चार्ज यहाँ पर +3 के रूप में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? X बराबर +3, यानी कि इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 है। सेम उसी प्रकार से इस केस में भी देखो, कोबाल्ट के लिए X, अमोनिया कितने हैं? 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 और इसके बाद -1 इक्वल टू, यहाँ पर जब 2 माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा? +2 होगा, +2। जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, तो X इक्वल टू +3 हो जाएगा। इस केस में भी क्या है? आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी कि इस केस में जो क्लोरीन है यह दोनों प्रकार की वैलेंसी रखा है, प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी भी। आया समझ में? सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे। कोबाल्ट Cl, फिर अमोनिया और यहाँ पर अमोनिया, डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहाँ पर एक Cl माइनस बाहर रहेगा, तब यहाँ पर एक तो प्लस चार्ज यहाँ रहेगा। इस केस में ये जो दोनों Cl है ना, ये दोनों Cl प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को बैलेंस कर रही है। देखिए सेकेंडरी तो कर ही रही है। इस केस में ना जो क्लियर लाइन रहता है यह सेकेंडरी वैलेंसी दिखाता है और जो डॉटेड लाइन रहता है वो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तब इस केस में आपका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट पुनः +3 होगा। कैसे? X +4 मल्टीप्लाई बाई 0 और प्लस में 2 इंटू में -1 इक्वल टू +1। तब X बराबर हो जाएगा -2, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। X बराबर +3 इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। 3 तो हमने बना लिया ना। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला। कोबाल्ट तीनों Cl को अंदर कर दिया गया है ना, Cl। अब डॉट डॉट डॉट, फिर से डॉट 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 डॉट, अमोनिया और अमोनिया। इस केस में ये तीनों Cl क्या कर रहे हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी Cl यहाँ पर बाहर नहीं होगा, और जब कोई भी Cl बाहर नहीं होगा तो यहाँ पर चार्ज 0 हो जाएगा, और जब चार्ज 0 हो जाएगा तब इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट X इक्वल टू हो जाएगा X +3 इंटू में 0 +3 इंटू में -1 इक्वल टू 0। तो X बराबर फिर से आ जाएगा क्या? +3। जब फिर से +3 आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा आपका +3, और इसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों कौन शो कर रहा है? तीनों क्लोरीन मिल करके ये चीज़ शो कर रहे हैं। आया समझ में? इस प्रकार से हम लोग करते हैं। ये था आज का आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड के बारे में। व्हाट इज लिगेंड, किस प्रकार के लिगेंड होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।